ये सहारनपुर कस्बा है। यहाँ दानिश और सुजाता नाम की पति पत्नी रहा करते हैं। वो दोनों छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं और अपने बच्चों अविनाश और नूतन को पाल रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होने के कारण वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सके थे। अविनाश मैकेनिक का काम करता था और बेटी नूतन ने सिलाई सीखी थी और एक दुकान खोलने की सोच रही थी। एक दिन उसने अपनी माँ को इसके बारे में बताया। तुमने जो कहा वो ठीक है बेटी, वैसे भी गांव में अभी तक कोई दर्जी की दुकान नहीं है। अगर तुम शुरू कर दो तो सब तुम्हारे पास ही आएंगे और काम तुम्हारा अच्छा चलेगा। जब सुजाता और नूतन दुकान खोज रही थी तो उन्होंने एक दुकान का शटर लगा देखा। उन्होंने वो दुकान अंदर से भली भांति देखी और कुछ पैसा देकर बात पक्की कर ली। फिर उन्होंने दुकान की सफाई की और घर आ गई। शाम को अविनाश जब घर आया तो उसने नूतन को कुछ पैसे दिए। एक अच्छा मुहूर्त देखकर उन्होंने नूतन लेडीज टेलर के नाम से एक दुकान शुरू कर दी। उस गांव में एक ही दर्जी की दुकान होने के कारण हमेशा कोई न कोई ग्राहक वहां बना ही रहता था। नूतन को एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। कुछ दिनों के बाद नूतन की दुकान पर कांता नाम की एक औरत आई और शिकायत करते हुए कुछ यूं कहने लगी। ये क्या है, मैं कैसी हूँ और तुमने ये कपड़ा मेरे लिए कैसे सिला है? नाप ठीक से लिया भी था या नहीं? फिर कांता ने उसे ब्लाउज दिखाया और नूतन उसे देखकर बोली, ठीक ही तो है आंटी। क्या ठीक है? जब मैंने इसे पहनकर देखा तो मेरी कोहनी से ऊपर चढ़ा ही नहीं। मैं इतनी मोटी हूँ फिर भी इतना कसकर ब्लाउज सिला है। तुम्हारा इरादा क्या था? हाँ, अच्छा इरादा था आंटी। आप हमेशा ही ऐसे थोड़ी रहने वाली हैं। मैंने तो आपका भविष्य देखकर सिला था। जब आप कसरत करके पतली और नाजुक हो जाओगी और अंकल आपके आगे पीछे घूम रहे होंगे, आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं होगी। तब ये ब्लाउज एकदम फिट आएगा। जब नूतन ने ऐसा कहा तो कांता भी सपनों में खो गई। इसे देखकर नूतन मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद जब कांता को होश आया, ठीक है मैं जाती हूँ, घर पर तुम्हारे अंकल इंतजार कर रहे होंगे। उसने ऐसा कहा और ब्लाउज लेकर वहाँ से चली गई और नूतन फिर से अपनी सिलाई करने में लग गई। 10 मिनट के बाद एक दूसरी लड़की आई। उसकी शादी नहीं हुई थी और उसने एक ढीला सा टॉप पहना हुआ था। ये क्या है नूतन, मैंने तुमको कैसे सिलाई करने के लिए कहा था और तुमने कैसे सिल दिया? तुमने तो मेरा माप भी लिया था ना। हाँ, फिर कैसे हो गया ऐसा? बिना कुछ बोले नूतन ने उस ढीले टॉप को अच्छे से देखा और तुरंत बोली, अरे कावेरी, क्या तुमको लगता है कि मैंने बिना सोचे समझे सिलाई कर दी है? वैसे भी अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुमने बताया था, तो फिर तुम थोड़ी मोटी भी हो जाओगी ना। और फिर अगर तुम एक टॉप पहनना चाहोगी तो वो तुरंत कहाँ से आएगा? तो इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचकर इसे ऐसा सिल कर दिया। तुम्हें नहीं पसंद तो इसे ठीक कर देती हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं मोटी हो जाऊंगी? हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं ना। तुमने भी अपनी सहेलियों को देखा होगा। मेरी खुद ऐसी बहुत सी सहेलियां और बहनें हैं जो पतली थी लेकिन शादी के बाद मोटी हो गई। आजकल तो मोटे लोग पतले और पतले लोग मोटे होते जा रहे हैं। नूतन ने कावेरी को भी अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि वो सोच में पड़ गई और थोड़ी देर बाद चुपचाप अपना वही ढीला टॉप पहने पहने वापस चली गई। नूतन हंसने लगी। अब तो जो भी वहाँ शिकायत लेकर आता वो उन सबको बातें बना बना कर उलझा देती और विदा कर देती थी। फिर कुछ दिनों बाद एक चैत्रा नाम की एक लड़की उस गांव में रहने के लिए आई। उसके परिवार ने किराए पर एक घर ले लिया। पापा, मैं जाकर कोई काम की तलाश करती हूँ। चैत्रा भी सिलाई का ही काम खोज रही थी। उसने नूतन लेडीज टेलर दुकान देखी और अंदर गई। वो नूतन से बात करने लगी कि वो भी वहाँ काम करना चाहती है और बताया कि वो कपड़ा काटना और इस्त्री करना भली भांति जानती है। लेकिन नूतन ने चैत्रा को काम पर नहीं रखा और वापस भेज दिया। चैत्रा वहाँ से जाते समय सोचने लगी, मैंने काम मांगा तो उसने कितनी सारी बातें करनी शुरू कर दी। इस कस्बे में सिर्फ उसकी ही एक दर्जी की दुकान है, लेकिन अगर मैं कर्ज लेकर दुकान लगा लूं तो इसे तो सबक सिखाना ही होगा। हाँ, फिर उसे पता चला कि अपने प्रमाण पत्र रखने से भी पैसा मिल जाता है, तो उसने ऐसा ही किया और इस तरह उसके पैसों का बंदोबस्त हो गया।
अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर चैत्रा ने अपनी एक दर्जी की दुकान खोल ली। वो बड़े करीने से सिलाई करती थी और बहुत से लोगों को चैत्रा का काम पसंद आने लगा था। फिर सभी लोग चैत्रा की दुकान पर ही जाने लगे। उसकी तरक्की देखकर नूतन को जलन होने लगी। उसने जाकर चैत्रा से झगड़ा किया। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाए और एक दूसरे पर उठा उठाकर कपड़े फेंके। यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे के बाल भी खींचे। नूतन के भाई अविनाश ने दूर से ये सब होते देखा। इन दोनों की लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इन झगड़ों से बचने के लिए मुझे ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। उसने ऐसा सोचा और फिर एक दिन उसने चैत्रा से बात की और एक समझौता किया। चैत्रा भी इसके लिए राजी हो गई। नूतन को इस बारे में कुछ नहीं पता चला। माँ पापा, हम इस गांव से चले जाएंगे। उस रात चैत्रा ने जरूरत का सारा सामान बांध लिया। उधर नूतन को गुस्से में नींद नहीं आ रही थी। उसने चैत्रा की दुकान जला डालने की सोची। उसने मिट्टी के तेल की बोतल ली और चल पड़ी, लेकिन अविनाश ने उसे देख लिया और उसके पीछे पीछे हो लिया। नूतन चैत्रा की दुकान पर पहुंची और इधर उधर देखने लगी। ये सोचकर कि कोई उसे नहीं देख रहा है, उसने दुकान पर मिट्टी का तेल डाल दिया। फिर वो लाइटर जलाकर फेंकने ही वाली थी कि ठीक तभी अविनाश उसके सामने आ गया और नूतन एकदम से चौंक गई। नूतन, लालच की वजह से तुम एक गलत काम तक करने को तैयार हो। ये कस्बा सिर्फ तुम्हारा तो नहीं, जो भी यहाँ आए और रहे वो कोई भी कुछ भी कर सकता है। वैसे मैंने कल ही चैत्रा से बात की है और उसे कुछ पैसे दिए हैं। कल सुबह वो लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, समझ गई? फिर अविनाश और नूतन घर चले गए। अगले दिन जब चैत्रा गांव छोड़कर जा रही थी, नूतन ने उसे रोक लिया। वो अपने बर्ताव पर पछता रही थी और चैत्रा से माफी मांगने लगी। साथ ही उसके भाई ने जो पैसे चैत्रा को दिए थे, उसने उससे चैत्रा को एक अच्छी दुकान लगाने का मशवरा दिया। नूतन ने अपनी सिलाई जारी रखी और चैत्रा ने रेडीमेड कपड़ों की दुकान शुरू कर दी। सुंदरपल्ली गांव में दानिया और शारदा रहते थे। उनकी इकलौती बेटी थी वेकुवा। उसने बीएससी की डिग्री कृषि विषय में पूरी की थी और वो भी खेती में अपने पिता का हाथ बटाती थी। बैलगाड़ी पर घास रख वो घर आ रही थी। उधर घर पर दानिया रास्ते पर टकटकी लगाकर आंगन में अपनी बेटी की प्रतीक्षा कर रहा था। अपनी बेटी को बैलगाड़ी में आते देख, बेटी, मैंने तुमसे कहा था इतनी देर खेत में मत रहा करो। तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या पापा, हर रोज 1 मिनट की देरी होने पर भी आप तो टेंशन में आ जाते हो। हमारे गांव के सब लोग अच्छे हैं और यहाँ हम सबको जानते हैं ना। जैसा समय चल रहा है उसमें सिर्फ किसी को जानना ही काफी नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें हर समय सावधानी बरतने की जरूरत है बेटी। आगे से ध्यान रखना। मैं आपका डर समझती हूँ पापा। अब से मैं खेत में अंधेरा होने से पहले ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है ना पापा? ठीक है बेटी, अब तुम जाओ, मैं बैलों को बांध देता हूँ और उन्हें घास खिला दूंगा। फिर वेकुवा अपने कमरे में चली गई और हाथ मुंह धोकर आराम से बैठ गई। ये माधापुर शहर है। दुनिया अपार्टमेंट में रह रहे दंपति चंद्रशेखर और अर्चना की एक बेटी है, नूतन। वो अनामिका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में काम करती है। रोज की तरह उस दिन उसका ऑफिस खत्म हो गया था और वो अपनी कार में बैठ घर आ गई थी। माँ, मुझे तेज सिर दर्द हो रहा है, एक गर्म चाय ले आओ प्लीज। ऐसे ही वो सोफे पर बैठी थी। अर्चना ने गर्म चाय लाकर उसे दे दी। नूतन चाय पी रही थी और तभी उसके पिता चंद्रशेखर वहां आ गए और अपनी चाय पी रही बेटी से बोले, आ गई बेटी, मैं और तुम्हारी माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ? क्यों पापा? अरे, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं? नूतन समझ गई कि उसके माता पिता उसके रिश्ते की बात कर रहे हैं। नूतन को पहले से ही सिर दर्द था और रिश्ते की बात से वो और चिढ़ गई। आपके ऊपर आपकी बेटी की शादी कराने की जिम्मेदारी है और मेरा बॉस चाहता है कि मैं मेरा प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा करूं और जो रिश्ता आ रहा है उन्हें मेरी तनख्वाह से मतलब होगा, लेकिन मुझे भी तो कुछ आजादी चाहिए। पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। हर कोई मेरी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है
और वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई। फिर नूतन ने अपने कमरे से वेकुवा को कॉल लगाया। वेकुवा अपने कमरे में बैठी थी। सेल फोन बजने की आवाज सुनकर, अभी कौन फोन कर रहा होगा? उसने मोबाइल देखा तो सॉफ्टवेयर कॉलिंग दिखा रहा था। हेलो मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीदी, कैसी हो? चाचा चाची कैसे हैं? हेलो मेरी फार्मर बहन, मेरे अलावा यहाँ सब ठीक है। क्या हुआ दीदी, तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों लग रही हो आज? और क्या, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स मेरे आसपास ही हैं। उसने ऐसा कहा और अपनी परेशानियों के बारे में बताने लगी। वो इतनी दुखी हो गई कि बोलते बोलते उसकी रुलाई छूट गई। अरे दीदी, आप ऐसा कर रहे हो, 10 दिन की छुट्टी लेकर यहाँ चली आओ। ठीक है बहन, आती हूँ। थोड़ी देर तक दोनों बातें करती रहीं। 2 दिनों के बाद नूतन ने अपने माता पिता को बताया कि वो अपनी किसान बहन से मिलने के लिए गांव जाना चाहती है। फिर 1 घंटे में वो गांव पहुंच गई। उधर वेकुवा बैलगाड़ी पर घर जा रही थी। दोनों बहनें एक कार पर सवार और दूसरी बैलगाड़ी पर एक दूसरे के सामने आ गई। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई और फिर दोनों एक साथ ही घर आ गई। अंधेरा हो चुका था और दोनों बहनें बाहर चारपाई पर बैठी गप्पे मार रही थीं। तुमने बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ा है ना? जब से आप आई हो 10 बार ये सवाल पूछ चुकी हो। कोई शक है तो अपना सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ, आपका शक दूर हो जाएगा। है ना कि मैंने सच में पढ़ाई की भी है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है, तुमको जिंदगी के बारे में बहुत अच्छी समझ है और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं बता नहीं सकती कि यहाँ आकर मुझे कितनी राहत मिली। मैंने तो बस हमारे बड़े बुजुर्गों की बताई हुई कुछ बातें ही कही जो जिंदगी में सच साबित होती है। क्या बात है, तुम्हारी सॉफ्टवेयर बहन को एक डाउट है, अगर मेरे बस में होगा तो क्लियर क्यों नहीं करूंगी दीदी। मुर्गी पहले आई या अंडा? आपको क्या लगता है दीदी? मुझे नहीं पता, इसीलिए तो तुमसे पूछा। वैसे भी तुम बीएससी एग्रीकल्चर वाली हो, ये भी तो एग्रीकल्चर का ही प्रश्न है ना? वेकुवा इसके बारे में सोचने लगी। इसी बीच 2 औरतें वहां आईं। उन्होंने नूतन से पूछा कि क्या उन लोगों को कुछ चाहिए। वेकुवा ने बता दिया। फिर वेकुवा ने उन औरतों से पूछा कि मुर्गी पहले आई या अंडा। ये सुनकर वो दोनों औरतें हंसने लगी और वहां से चली गई। उन्हें देख दोनों बहनें भी हंस पड़ी। ऐसे ही वो दिन गुजर गया। अगले दिन नूतन और वेकुवा दोनों एक साथ खेत में गई। वहां कुछ किसान काम कर रहे थे। दीदी, इस फसल को हाथ में लेने के लिए हमें 6 महीने तक लगातार मेहनत करनी पड़ती है। हम नहीं जानते कि कब बारिश होगी और न जाने कब बिजली मिलेगी और पता नहीं कब खेत का बांध टूट जाएगा। हम किसान अपनी आंखों की तरह हर मिनट अपनी फसल का ख्याल रखते हैं जब तक कि अनाज हमारे हाथ में नहीं आ जाता। और देखो, आखिर में कुछ किसानों को ही खाना नहीं मिल पाता। हाँ, किसानों को देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते ना। दीदी, पता है, हर किसी को अपना ही काम कठिन लगता है और ऐसा लगता है कि दूसरे का काम आसान है, लेकिन काम करने वाले को ही पता होता है कि उसका काम मुश्किल है या आसान। तो ये मत सोचना कि मैं यहाँ खुश हूँ या नहीं, और मैं भी नहीं सोचूंगी कि आपका काम तो मुझसे आसान ही होगा। वे दोनों इस तरह बात कर रही थी कि दानिया ने दोनों के लिए घर से दोपहर का खाना भिजवा दिया। दोनों बहनों ने मजे से मसाला चावल खाया। वेकुवा चुपचाप खा रही थी, लेकिन नूतन को खूब मिर्चें लग रही थी। वो मिर्च मिर्च करके चिल्ला रही थी। वो जानवरों के लिए रखा हुआ पानी पीने ही वाली थी। उससे पहले वेकुवा ने उसे पानी की बोतल दी। नूतन 2 दिन वहाँ गांव की दुनिया में मस्त रही और फिर उसे होश आया कि घर लौटना है और वो रवाना हो गई।